तो पिछले क्लास का प्रोग्रेस कहाँ तक था? टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया था ना ऑफ प्रोटीन, ये हम लोग कर चुके थे। अब देखिए क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कब बनेगा? वो है क्या, जब देखिए हम लोग ये कह चुके हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रोटीन का फंक्शनल फॉर्म, ठीक है। तो जब फंक्शनल हो ही गया प्रोटीन, तो फिर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का करेगा क्या? दरअसल बात क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फंक्शनल फॉर्म में प्रोटीन को तब लाता है जब प्रोटीन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हो। लेकिन एक से अधिक अगर पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होगा तो जरूरत होगा क्या कि दोनों या तीनों या जितने पॉलीपेप्टाइड चेन उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सभी चेन्स टर्शियरी स्ट्रक्चर में आ जाए अपने अपने। और जब सभी चेन टर्शियरी स्ट्रक्चर में आएंगे तो उनका कंबाइंड इफेक्ट होगा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। समझ गए? किसी एक का टर्शियरी स्ट्रक्चर तब उस प्रोटीन को फंक्शनल बनाएगा जो वो केवल एक ही चेन का बना हो, एक ही पॉलीपेप्टाइड का बना हो। जब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होगा तो उसके लिए जरूरी होगा उसमें क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। पर समझ गए? यही अंतर है टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो लोग इसके बारे में कहते हैं द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स are the functional structure of protein only when it यानी प्रोटीन is made of सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। व्हेन द प्रोटीन is made of more than one polypeptide chains, then for becoming functional the protein must have its all the polypeptide chains in tertiary structure। जरूरी होगा ना, जितने भी चेन्स होंगे पॉलीपेप्टाइड में, सभी प्रोटीन में सभी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को क्या होना होगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर में आना होगा, फंक्शनल फॉर्म में होगा। तो ये एक और कॉम्प्लेक्स, एक और लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी तैयार करेगा ना। दैट कॉम्प्लेक्सिटी, दैट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो माइंड इट, कभी भी मल्टी पॉलीपेप्टाइड चेन वाले प्रोटीन्स में क्या होंगे? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, अदरवाइज टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो this combination makes a complex aggregation, ये कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन बनाता है
दिस इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो अब मल्टी पॉलीपेप्टाइड चेन वाले प्रोटीन को अगर डिस्टर्ब करना है तो उसके टर्शियरी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को बिगाड़ना, समझ गए? तब जाके अब एक दो एग्जांपल लें। टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, एग्जांपल ऑक्सीटोसिन। क्या बता सकते हैं ये क्या है? हार्मोन है। एंजाइम कैसे बोल दिए? एग्जाम्पल मायोग्लोबिन, नाम सुने हैं? क्या करता है? इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है एनसीईआरटी, सुना हुआ ये तो लग रहा है, सुना हुआ लग रहा है ना? हीमोग्लोबिन जैसा ही है और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन जहां दिया है ना, वहां पे इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। ये मायोग्लोबिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ प्रोटीन है जो कि हीम चेन रखता है, हीम सेगमेंट रखता है और इसमें भी ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, लेकिन ये क्या है? ऑक्सीजन स्टोरिंग मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं। जबकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है, ये आसानी से छोड़ देता है, ये आसानी से नहीं छोड़ेगा, समझ गए? तो मसल्स को जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब एसिडिटी बढ़ने लगेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू होगा, तब जाके मायोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज करेगा कि मतलब मसल सेल्स में ज़्यादा डैमेज ना हो जाए उस समय। ऐसे आसानी से ये है ना रिलीज नहीं करेगा। तो जो एथलीट होते हैं, जो एथलीट होते हैं, है ना, दरवाजा बंद कर दीजिए, जो एथलीट होते हैं लंबी दौड़ लगाते हैं, लाइक द मैराथन रनर्स, उनको लंबे समय तक दौड़ना होता है तो उनके मसल्स में मायोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और वो एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के बाद होता है कि वो उतने लंबे समय तक ऑक्सीजन, मतलब किसी भी तरीके से वो ऑक्सीजन अपने मसल्स में ला सकते हैं, उसका प्रोविज़न रख सकते हैं ताकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन पे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा एनारोबिक रेस्पिरेशन की ओर गए तो मसल्स फैटिक हो जाएंगे और वो उतना लंबा दौड़ नहीं लगा पाएंगे। 200 400 किलोमीटर का दौड़ होता है, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का दौड़ को हाफ मैराथन कहते हैं, इससे ज़्यादा होता है तो फुल मैराथन। उसमें सिर्फ यही नहीं खाली दौड़ना है, बीच में पानी नहीं रहता है, उसको तैर कर पार करना होता है, फिर हर्डल है उसको उछल के पार करना होता है, फिर कई बार रोप क्लाइंबिंग दे देता है, लटक के उसके बाद क्रॉस करना है। ये सब करते हुए कई बार रहता है रेंग कर कुछ एरिया, कुछ दूरी तय करना है, ये सब उस स्पोर्ट्स का हिस्सा होता है। ये सब पूरा करने के बाद जो सबसे पहले पहुंचेगा, डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, वो विनर होता है। तो इतना लंबा मस्कुलर एक्टिविटी कहाँ से कर पाएंगे? ये तो लग रहा है जैसे कोई व्हीकल चल रहा है, नॉन स्टॉप काम किए जा रहे हैं। ये तब पॉसिबल होगा जब हमारे मसल्स में कोई ना कोई प्रोविजन होगा ऑक्सीजन डिलीवरी का, क्योंकि हम जिस रेट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली सफिशिएंट टू सप्लाई ऑक्सीजन टू दैट लेवल। तो इसीलिए उनको प्रोविजन रखना होता है और उसके लिए उनका मसल एडेप्टेड होता है, कैसे? मायोग्लोबिन स्टोर कर। तो जितना ज़्यादा मायोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर होगा। तो उस विपरीत परिस्थिति में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, इट इज़ द वन विच विल सप्लाई द ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन आने लगेगा, पहले अपना कोटा पूरा करेगा, फिर आगे जाने लगेगा। इस तरीके से ऑक्सीजन लेता है, छोड़ता है, जैसे ही छोड़ा इसको वापस अपना वाला हिस्सा चाहिए। इस तरीके से ये इमरजेंसी मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, तो ये हो गए टर्शियरी स्ट्रक्चर, ही इसका अल्टीमेट स्ट्रक्चर होगा फंक्शनल फॉर्म में बने रहने के लिए इन प्रोटीन्स का। अब देखिए क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल में हीमोग्लोबिन, कौन नहीं जाता है, को नहीं जानत है जग में इसको, हीमोग्लोबिन प्रभु, 4 चेन वाले हैं,
तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होगा। एक और है इंसुलिन, ये डाइपेप्टाइड है, दो डाइपेप्टाइड करें, दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो हेटेरोडाइमर होता है एक्चुअली, दोनों अलग अलग। उसके बाद एंटीबॉडीज, इसमें भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 हेवी चेन, 2 बड़े चेन और 2 छोटे चेन, 2 लाइट चेन। उन सब से मिलकर एंटीबॉडी बनता है। ये कुछ एग्जांपल्स है जहां आपको क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मिलेंगे, क्योंकि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ द प्रोटीन्स आर। चलिए यहां तक लिखिए। अब थोड़ा सा लिपिड्स के बारे में देख लें, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक ने लिपिड के बारे में थोड़ा ही सा लिखा है। लिपिड्स, हाँ, फिलहाल के लिए ये फिर आएगा कहाँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये फिर आएगा, उसी के लिए ये तैयारी हुआ है अभी के लिए। हाँ, लिपिड्स, दीज आर नॉन-पोलर मॉलिक्यूल्स, ये नॉन-पोलर होते हैं, बट by some addition of polar groups, they have both polar and non-polar parts. Such proteins, such lipids are mostly found in the membrane, the membranes, which actually are the storage sites of the lipids. सेल में मेम्ब्रेन पर ही लिपिड को ज्यादा करके रखा जाता है, ठीक है। तो लिपिड के बारे में हम लोग कहते हैं क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कई बार क्या होता है, इसमें कुछ पोलर ग्रुप के घुसपैठ होने के कारण इसमें पोलरिटी आ जाता है, लेकिन नॉन पोलरिटी नहीं जाएगा, पोलरिटी नॉन पोलरिटी दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मतलब दोनों तरह का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नॉन पोलरिटी भी शो कर रहा है एक हिस्से से और दूसरे तरफ से पोलरिटी भी शो कर रहा है। बट ये किस वजह से हुआ, उसमें कुछ पोलर ग्रुप्स आ गए हैं सब्स्टिट्यूशन के वजह से, ठीक। सेकंड, यूजुअली ज्यादातर करके यूजुअली फैटी एसिड्स आर द लिपिड्स in the cells. For example, formic acid, आप बोलिएगा एसिड है, फिर बोल रहे हैं इसको एसिटिक एसिड, फैटी एसिड्स। और फॉर्मिक एसिड पाया जाता है किसमें, इन द एंट बाइट। एसिटिक एसिड इन द क्यों कहें, या ठीक है, इन द विनेगर,
खाने में खट्टा टेस्ट के लिए जो सिरका यूज किया जाता है, विनेगर, दैट इज एक्चुअली एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटिबैक्टीरिया। कैपिटल ए, प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटिबैक्टीरिया। तो एसिटिक एसिड ये प्रोड्यूस करता है। तो कहने का मतलब है भले ही ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, पर ये दरअसल फैटी एसिड इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें कार्बन का एक चेन रहता है, और जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ता जाएगा उसका नॉन पोलरिटी बढ़ता जाएगा। तो सेल्स में खासकर मेम्ब्रेन पे जो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वो 16 कार्बन 18 कार्बन के होते हैं। ठीक है। सीरियल नंबर 3, इन कॉमन प्रैक्टिस प्लांट सेल्स कंटेन 16 कार्बन चेन FA यानी फैटी एसिड, ये कहलाता है पामिटिक एसिड। तो हो जाएगा C15 H31 COOH या C16 H32 O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पामिटिक एसिड। एनिमल सेल्स कभी पढ़ाए तो याद आता होगा। एनिमल सेल्स कंटेन 18 कार्बन चेन फैटी एसिड और ये स्टीयरिक एसिड C17 H35 COOH या फिर C18 H36 O2। 35 नहीं 37, 17 दूनी 34, नहीं ठीक है 35। हाँ यहाँ तक नोट कीजिए। Serial number 4. The lipids are liquid at RT यानी रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिपिड क्या होते हैं? लिक्विड, राइट। सीरियल नंबर 5, when they esterify with glycerol, a trihydric alcohol, it becomes fats. Fats are solids at room temperature। ठीक है। और जब स्टोर करना होता है ना कम जगह में, तब फैट्स के फॉर्म में सेल्स इन्हें स्टोर करते हैं लिपिड को, और वो कहलाता है
फैट स्टोरेज सेल, ये खासकर एनिमल में होता है, जिसे हम लोग एडिपोसाइट कहते हैं। और एडिपोसाइट को रखने वाला टिश्यू एडिपोस टिश्यू। ठीक, तो देखिए CH2OH, CHOH and CH2OH, दिस इज ग्लिसरॉल। और देख रहे हैं 3 OH ग्रुप है, इसीलिए ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक, अब मान लेते हैं कोई एक फैटी एसिड, जैसे ये पामेटिक एसिड, इसके साथ आया कांटेक्ट करने के लिए। तो देखिए, तो OH है, इधर OH है, एक मॉलिक्यूल वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर एलिमिनेट हो जाएगा प्रोसेस कंडेंसेशन रिएक्शन। और इस कंडेंसेशन रिएक्शन के कारण देखें तो प्रत्येक मॉलिक्यूल फैटी एसिड का ग्लिसरॉल से जुड़ने के वजह से एक मॉलिक्यूल वाटर का लॉस हो रहा है। तो 18, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में देखें 18 ग्राम वेट कम होता जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि ये कंपैरेटिवली लेसर वेट के हो जाएंगे, तो इनका डेंसिटी क्या होगा, घटने लगेगा। नतीजा होगा CH2O C डबल बॉन्ड O C15H31, और इधर हो जाएगा CHOH, इधर CH2OH। ठीक है, तो ये बन गया ए मोनो ग्लिसराइड फैट्स। ठीक है, और यहां पे बना एस्टर लिंकेज, यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड या एस्टर लिंकेज बना। तो देखिए, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किससे बनता है, शुगर में। पेप्टाइड लिंकेज किससे बनता है, प्रोटीन्स में। और एस्टर लिंकेज किस पे बनेगा, फैट्स। ये फैट्स बन गया, सॉलिड हो जाएगा ये रूम टेम्परेचर पे, ये मोनोग्लिसराइड है। उसी तरह से दूसरा फैटी एसिड इससे जुड़ेगा, डाइग्लिसराइड, तीसरा जुड़ेगा ट्राइग्लिसराइड। और देखिएगा, जब लिपिड प्रोफाइल करते हैं किसी का, है ना, हार्ट का कंडीशन पता करने के लिए हम लोग देखते हैं कि उसमें लिपिड क्या है, फैट्स का पोजीशन क्या है। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन करते हैं और ट्राइग्लिसराइड एस्टिमेशन करते हैं। तो दिस इज दैट ट्राइग्लिसराइड। ये फैट्स हैं, जब हम जितना ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करेंगे हमारे बॉडी में उतना ही ज़्यादा फैट्स जमा होगा। क्योंकि यूजुअली हम लोग, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या हार्ड वर्क नहीं करते, लेकिन ऑयली सब्सटेंस अगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा, वो जमा होगा, वो स्टोरेज मॉलिक्यूल जमा होने लगे। और फैट्स बहुत आसानी से, है ना, क्या कहते हैं, एनर्जी देने के लिए नहीं आते, क्योंकि फैट्स को डाइजेस्ट करने का क्षमता किसमें है, बताइए, कौन से सेल ऑर्गेनेल में, कौन से सेल ऑर्गेनेल में फैट को डाइजेस्ट करने का क्षमता, माइटोकॉन्ड्रिया। पर ये बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है, छोटे फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को सहारा लेना पड़ता है पेरोक्सिसोम का, और तब जाके कंप्लीटली डाइजेशन ऑफ द फैट्स होता है और ये पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब जितना कार्बन इसमें जुड़ा, सभी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना के भगाना है, तब जाके फैट्स गायब होगा। उससे, उस बॉन्ड को तोड़ने से जो एनर्जी मिलेगा, दैट एनर्जी वुड बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल। तो इतना एनर्जी का करेगा क्या, जब तक मसल्स इसको यूज़ नहीं कर रहा है तो। और मसल को इतना काम करने देना होगा, यूजुअली हम लोग करते नहीं है, पर फैट कंज्यूम करते जाते हैं, इसलिए फैट्स डिपॉजिट होते, खर्च नहीं होता। तो हम लोग को लगता है अगर फैट रिच फूड ज़्यादा होता है
तब वो लगता है कि खाना तो बहुत खा रहे हैं पर देह में जान नहीं आ रहा, ताकत नहीं आ रहा। द रीज़न इज कि हम लोग फिजिकल वर्क कम करते हैं और फैट रिच डाइट ज़्यादा रख रहे हैं, तो स्लॉथनेस होगा। क्योंकि फैट्स इजीली मतलब कंज्यूम नहीं होते हैं, यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होते। दिस इज वेरी जिसको थायराइड नहीं होगा वो जिंदा बचेगा? सही बात बोलिए। थायराइड हार्मोन यानी थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन बढ़ गया या टीएसएच, तो अगर डाइग्लिसराइड होगा फैट्स, तो क्या होगा? CH2O C डबल बॉन्ड O, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 3 4 2 4 6 8 10 12 14 16, CH O C डबल बॉन्ड O, 2 4 6 8 10 12 14 16, और यहाँ CH2OH। गिनिए, क्योंकि बनाना है, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आप पिक गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पिक मतलब 16 कार्बन। सिंपल। एक ही साइड का गिनना है। एक साइड का पीक होगा तो दूसरे साइड का ट्रफ हो जाएगा। एक पीक होगा तो दूसरा घाटी होगा। उसी तरह इसमें गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 16 कार्बन है ना। ये हो गया डाइग्लिसराइड फैट्स, टीजी यानी ट्राई ग्लिसराइड फैट्स। तो ये यहां क्या हो जाएगा? ये हो गया ट्राइग्लिसराइड फैट। ये बेंड पॉइंट पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है ना। यहाँ कितना होगा? CH2, यहाँ CH, यहाँ CH2। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये नहीं लिखे जाए तो भी आपको समझ लेना है कि वहाँ पे है क्या। हाँ बोलिए। ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा हाइड्रोफोबिक हो गया, ज़्यादा आसानी से नहीं पिघलेगा। इसको तोड़िएगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। ये घी हो गया, फुल्ली सैचुरेटेड फैट्स है।
बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। समझ गए? अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन इन द ग्लिसरॉल फॉर थर्ड OH with phosphate remaining other two OH यहाँ सब्स्टिट्यूशन मत लिखिए, एस्टरिफिकेशन लिखिए। एस्टरिफिकेशन अब ज्यादा सही रहेगा। एस्टरिफिकेशन इन ग्लिसरॉल फॉर द थर्ड OH with phosphate and remaining other two OH esterified with fatty acids will produce फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस करेगा जो मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। समझ गए? अब देखिए, ये फॉस्फोलिपिड अब देखिए तो इसमें कितना पामेटिक एसिड एस्टरिफिकेशन में है? 2 है ना। किनके देखिए, सब चेन में कार्बन 16 है, तो डाई पामेटॉयल, पामेटिक एसिड से पामेटॉयल कितने? 2 डाई पामेटॉयल फॉस्फोलिपिड, 2 पामेटिक एसिड से और 1 फॉस्फेट से एस्टरिफिकेशन हुआ है, तो डाई पामेटॉयल फॉस्फोलिपिड। अब फर्दर इसमें क्या हो सकता है, ये या ये OH ग्रुप जो है फिर दूसरे के साथ एस्टरिफिकेशन में जा सकते हैं और अलग अलग प्रकार के वेरियस काइंड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन बनाते हैं। जैसे अगर सीरीन अमीनो एसिड याद है, साइड चेन में CH2OH होता है, सीरीन CH2OH होता है, तो ये बन जाएगा फॉस्फेटिडिल सीरीन अगर यहाँ पे इस OH के साथ सीरीन का कंडेंसेशन हो जाए। हाँ, अगर इसके साथ कॉलिन एक अमीनो अल्कोहल है, ठीक है, क्वाटर्नरी अमीन है, अमीनो अल्कोहल है, अगर उसका हो जाए तो कहलाएगा फॉस्फेटिडिल कोलिन। तो फॉस्फेटिडिल सीरीन और फॉस्फेटिडिल कोलिन भारी मात्रा में मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, खूब पाए जाते हैं। फॉस्फेटिडिल सीरीन, फॉस्फेटिडिल कोलिन। बोलिए। एस्टर बॉन्ड, ये वाला कि ये वाला? ये, हाँ, तो यहाँ पे कार्बन, ये ऑक्सीजन है, फास्फोरस, एस्टर बॉन्ड जी।
एसिड और अल्कोहल के बीच में जब भी रिएक्शन होगा एस्टर बनेगा। हाँ, लेकिन फास्फोरस तो OH लेकर आया था ना इसके पास, इसका OH और इसका C डबल बॉन्ड CO। नहीं नहीं, ये तो अपने आप में एसिड है, फास्फोरिक एसिड है ना, वो एसिड हो गया और इसका अल्कोहल था, दोनों के बीच में जब कंडेंसेशन होगा तो एस्टर बॉन्ड ही बनेगा, तो फॉस्फो एस्टर कहलाएंगे। और इसी तरह का बॉन्ड रहता है DNA में, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है। तो लिपिड यहाँ पे पढ़ाने के पीछे यही रीजन है कि अब आप एस्टर बॉन्ड के बारे में समझें और फॉस्फो एस्टर बॉन्ड यहाँ से समझें, ताकि वहाँ जब हम लोग DNA और RNA का स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसे बने ये पता चले। तो धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं, तो पूरा कीजिए। अब इधर देखिए, यहां के बाद कंटिन्यूएशन। इफ वन ऑफ द फ्री OH group of phosphate condenses with other compounds, then variety of phospholipid can be produced. ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि ये तो फॉस्फोलिपिड का बेस हो गया, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड का बेस हो गया, इतना तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद फर्दर इसको वेरिएशन देने के लिए यहाँ देखिए, ये वाला OH या ये वाला OH आगे चल के किसी दूसरे ग्रुप के साथ कंडेंस कर सकता है, मर्ज कर सकता है, एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज कर सकता है, तो उसके साथ ये जुड़ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये डाई फॉस्फेटिडिल, डाइफॉस्फेटिडिल नहीं, डाई पामिटॉयल phosphate triglyceride, if condenses with serine amino acid, it produces phosphatidylserine. CH2O, C double bond O, CHO, C double bond O,
1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ CH2O फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O OH प्लस CH2OH, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ NH2, यहाँ COH। ठीक है, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। अब ये बना CH2O C डबल बॉन्ड O C15H31 CHO C डबल बॉन्ड O C15H31 CH2O फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर O, इधर आ जाएगा CH2, इधर हाइड्रोजन, इधर NH2, इधर COH। ये हो गया डाइफॉस्फेटिडिल सीरीन। फिर फॉस्फेटिडिल हो गया डाइपामिटॉइल, नॉट फॉस्फेटिडिल। नाम देख के बोलना है, डाइपामिटॉइल सीरीन। ठीक है, इसको देख के पहचान लेंगे। यहाँ पे पामेटिक एसिड है, 2 पामेटिक एसिड है, डाइपामिटॉइल हो गया। अब पामेटिक एसिड कौन नहीं जानता। उसी तरह से अगर कॉलिन के साथ ये कंडेंस करता है, ये बन जाएगा डाइपामेटॉइल। क्या नहीं होता? अच्छा, वो तो कैमरा में रिकॉर्ड हो ही गया, दिख जाएगा, कोई बात नहीं। ये लिख लीजिएगा याद से। अब यहां देखिए, बी कंडेंसेस विथ कॉलिन। कॉलिन होता है NCH3 CH3 CH3 C2H5 OH और इस पे एक प्लस चार्ज। ठीक है, C2H5 OH। तो सेम वे ये इसके साथ कंबाइन करेगा और देखिए तो CH2O C डबल बॉन्ड O C15H31। ठीक है, यहाँ पे CHO C डबल बॉन्ड O C15H31, यहाँ पे CH2O, यहाँ पे फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, इधर OH और इधर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। इसका OH और अच्छा ठीक, OH प्लस इधर OH C2H5 नाइट्रोजन CH3 यहाँ प्लस चार्ज और CH3। ये देखिए तो ये OH, ये OH कंडेंस किया, H2O बनाया, राइट। ये प्रोड्यूस होगा CH2O C डबल बॉन्ड O C15H31 CHO C डबल बॉन्ड O C15H31 और यहाँ हो जाएगा CH2 ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O OH, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ C2H5 नाइट्रोजन, सॉरी CH3, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ पे प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे
यहाँ CH3 और यहाँ CH3। ये जो नयापन आया, ये जो नयापन आया कहाँ गया? अब इस ग्रुप के ऊपर इसका पोलैरिटी डिपेंड करने लगेगा। देखिए तो यहां से यहां तक तो पोलर है ही, साथ में ये भी इसको पोलैरिटी दे रहा है। ये पोलर हेड बनेगा, बड़ा सा पोलर हेड, जैसे पोलैरिटी बढ़ेगा ना, बड़ा पोलर हेड बनेगा ऐसे, और इसके साथ दो तो नॉन पोलर टेल लगे रहेंगे। तो आप जो मेम्ब्रेन लिपिड बनाते हैं इसी तरह का बनाते हैं ना। दिस इज द रीजन व्हाई वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। जितने भी फॉस्फोलिपिड बनाते हैं आप मेम्ब्रेन लिपिड पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनाते हैं? ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, और उसमें जो ये लटकाते हैं ये है क्या? ये है पोलर हेड ग्रुप। इससे बना ये वाला, और ये है नॉन पोलर टेल्स। ये नॉन पोलर टेल, ये नॉन पोलर टेल जो ऐसे दिखाई दे रहे थे, ये वाला। समझ गए? इस तरीके से फॉस्फोलिपिड बनते हैं। तो आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे ये किस तरीके से बन रहे हैं। तो यहां देखिए नॉन पोलरिटी बढ़ता, पर ये नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इसका पोलरिटी थोड़ा और ज्यादा होगा उससे। यहाँ पे तो चार्ज आ गया है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूशन या आप कहिए कंडेंसेशन करके फॉस्फेट के साथ अलग अलग प्रकार के फॉस्फोलिपिड बनाए जा सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ फॉस्फोलिपिड इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो अब स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है कि कौन सा फॉस्फोलिपिड वो ज्यादा रखे हो। जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं तो उसमें फिर ये फॉस्फोलिपिड के कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा परमिएबल होगा, कौन कम परमिएबल। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट का आउटर और इनर मेम्ब्रेन का स्टडी करते हैं, फिर उसके स्टडी से हम लोग बता पाते हैं कौन सा फॉस्फोलिपिड किस पे ज्यादा पाया जा रहा है। जो ज्यादा परमिएबल है, जो कम परमिएबल है, उससे उसके फॉस्फोलिपिड का बहुत कुछ लेना देना रहता है। समझ में आया कैसे ये सब काम करते हैं? तो ये वेरिएशन है, एक दो एग्जांपल चूंकि आपके बुक में है इसीलिए इसको यहाँ दिया गया। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कीजिए। आएंगे उसके बारे में पढ़ने के लिए जिसका की बहुत जरूरत है, और उसी को समझने के लिए इतना सारा चीज समझना पड़ा, और वो है न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लिक एसिड्स। Nucleic acid as such, these are polymers. ठीक है, तो अगर ये पॉलीमर है और TCA साइकिल में, ये TCA साइकिल कर रहे हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक नहीं, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड TCA, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में जब एक्सट्रैक्ट बनाएंगे सेल का, तो न्यूक्लिक एसिड कहाँ जाएगा? सॉल्यूशन में रहेगा या प्रेसिपिटेट में रहेगा? मतलब सेंट्रीफ्यूज करेंगे है ना, उसमें एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो किस में जाएगा? ऊपर में जो बच जाता है उसमें जाएगा, या नीचे जो लिक्विड रहेगा उसमें जाएगा? पॉलीमर है ना, तो ये सेटल कर जाएगा।
are found in the pellet. They are polymers of nucleotides which are monomers. ठीक है, तो अगर न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है, ये कहाँ जाएगा? पेलेट में जाएगा क्या? नहीं, ये किस में घूमेगा? सुपरनेटेड पे, जो लिक्विड है. आर फाउंड इन द सुपरनेटेड पे मिलेगा. नीचे मिटा दें, इसकी आवश्यकता नहीं रही. तो बारी बारी से देखें. सीरियल नंबर 3, a nucleotide is equal to nucleoside plus phosphate. एक न्यूक्लियोटाइड के बनने में न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ता है. ठीक है, और फॉस्फेट के नंबर के आधार पे न्यूक्लियोटाइड का क्लासिफिकेशन होता है. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फॉस्फेट्स, the nucleotides are classified as nucleoside monophosphate. एग्जाम्पल AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. फॉस्फेट को दिखाने के लिए पी से घेर दिए, पी को लिखकर घेर दिए. एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. दिस इज ए न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, दूसरा हो गया न्यूक्लियोसाइड, फिर डाइफॉस्फेट. एग्जाम्पल ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. तीसरा हो गया न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और इसके एग्जाम्पल में ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एक न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? सीरियल नंबर 4. न्यूक्लियोटाइड तो समझ गए, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के जुड़ने से बना. न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? ये होता है पेंटोज शुगर, आ गया,
प्लस नाइट्रोजिनस बेस। एक न्यूक्लियोसाइड होता है पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर, ठीक है। सीरियल नंबर 4 का ए, पेंटोस शुगर कैन बी ऑफ टू काइंड्स, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। और ये रहता है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस कैसे, डी एंड बीटा फॉर्म। ये भी रहता है डी एंड बीटा फॉर्म, याद रखिएगा। वो ही ऊपर की तरफ जाता है पहला कार्बन तो बीटा होगा, नीचे की तरफ आता तो अल्फा से बीटा होगा। सीरियल नंबर बी, सो द nucleoside can be of two kinds and hence nucleotide also। समझ लीजिए, अगर न्यूक्लियोसाइड में आप दो वैरायटी ला रहे हैं और न्यूक्लियोसाइड से पेंटोस जुड़ने के बाद एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड दो तरह का तो न्यूक्लियोटाइड भी तो दो तरह का हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, पेंटोस शुगर, वी हैव अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड ऑफ टू काइंड्स। एक हो जाएगा कौन सा, राइबोस शुगर वाला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर वाला न्यूक्लियोटाइड। So the nucleoside can be of two kinds and hence nucleotides also. One is ribose sugar containing found in RNA, another is deoxyribose sugar containing found in DNA। एक हो जाएगा राइबोस शुगर धारण करने वाला जो आरएनए में पाया जाएगा, दूसरा डीऑक्सीराइबोस धारण करने वाला जो डीएनए में पाया जाएगा। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए। अब एक न्यूक्लियोसाइड के बारे में लिखे हैं पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। पेंटोस शुगर का तो चर्चा हो गया, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस के बारे में आइडिया आ ही गया, माइंड में फोटो छप गया। अब देखिए नाइट्रोजनस बेस, इसके बारे में अभी तक नहीं देखे हैं और ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। सी, nitrogenous base in the nucleosides are of two kinds, purine, pyrimidine। प्यूरिन होता है एसिड,
दिस इज प्यूरिन। हम नंबरिंग करेंगे, ये अनोखा है, याद रखना होगा। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 मेंबर रिंग है, जिसमें से 9 में से 4 नाइट्रोजन है और 5 कार्बन प्यूरिन। अब ये प्यूरिन 2 तरह का होता है, एडेनिन गुआनिन। एडेनिन होता है 6 एमिनो प्यूरिन और गुआनिन होता है 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। याद रखिएगा, यहां तक लिखिए तब तक। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा, इसका नंबरिंग ऐसे ही होता है। नहीं, साइकिल है, इसमें कहां से चेन ढूंढिएगा। हाँ, ऐसे ही करना होता है इसमें। एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन वाला। हाँ, और ये जब शुगर से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा एडिनोसिन, और यही दिखाई पड़ता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट पर। हाँ, राइबोलोज इसमें नहीं होता, केवल डीऑक्सीराइबोस और राइबोस ही पाया जाता है, राइबोलोज नहीं पार्टिसिपेट करते। और दूसरी चीज है, राइबोलोज कीटोज है और ये दोनों एल्डोज है, एल्डोज पार्टिसिपेट करता है, कीटोज नहीं। नाउ pyrimidine, इन्यूलिन, इन्यूलिन पॉलीमर है फ्रुक्टोज का। हाँ, शुगर है, पॉलीसेकेराइड है फ्रुक्टोज का। उसकी खासियत क्या है, हमारा बॉडी फ्रुक्टोज के पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए जितना मात्रा इन्यूलिन हम कंज्यूम करेंगे उतना मात्रा इन्यूलिन यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा। और इन्यूलिन टेस्ट एक प्रकार का टेस्ट होता है जिससे किडनी फंक्शन हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर जीएफआर मेजर करना हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो क्या होता है 180 लीटर पर डे होगा, 24 आवर में 180 लीटर होता है ना जीएफआर प्रोड्यूस होता है। तो जितना इन्यूलिन गया, इनटेक हुआ, मान लेते हैं 5 ग्राम इन्यूलिन दिया, तो 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करके हम देखेंगे 24 घंटे में 5 ग्राम इन्यूलिन बाहर आ जाना चाहिए। जितना ज़्यादा समय लेगा उतना ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस खराब है, ठीक है। तो उतना जितना ज़्यादा टाइम ले रहा है उतना कम परफॉर्म कर रहा है, उतना फेलियर बढ़ रहा है। तो किडनी फेलियर को मेजर करने के लिए, किडनी के आउटपुट को, फंक्शन को प्रेजेंट करने के लिए, या जीएफआर को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग इन्यूलिन टेस्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंस है। नाउ pyrimidine, अब इसमें नंबरिंग दूसरे तरीके से होगा। नाइट्रोजन ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डबल बॉन्ड? पूरा कीजिए। Both are found in DNA and RNA.
2,4 डाईऑक्सो 5 मिथाइल पिरिमिडीन, ये कहलाता है T फॉर थायमीन। और एडेनिन के लिए A, गुआनिन के लिए G होता है। फाउंड इन DNA ओनली, इसका मतलब ये RNA पे नहीं होता है। 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन, ये होता है U, मतलब कि यूरासिल, और ये है फाउंड इन यस RNA ओनली। 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन। 2-ऑक्सो 4 एमिनो, पिरिमिडीन, ये होता है C फॉर साइटोसिन। फाउंड इन बोथ DNA and RNA।